ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज अपने अगल बगल इस तरह से फील्ड बनाएगा, अगर बी साइड से पकड़ा तो ये वाला साइड अगर तुम्हारे ऊपर आया, प्यार तुम्हारे हिस्से आया, तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। ये वाला प्यार तुम सहन नहीं कर पाओगे। बहुत ही सारे एरो आ रहे हैं, उड़ते हुए तीर आ रहे हैं। जैसे टिल्ट कर रहा हूं, थोड़ा एरिया कम होता जा रहा है, और कम हो गया, और कम हो गया। हेलो हेलो मेरी जनता, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। बहुत ही स्वागत है आपका बेहतरीन सा सेशन में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आखिरी हिस्सा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। बेटा ये चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को यहां से क्वेश्चन पूछना पसंद है। अब ये चैप्टर की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ का ये जो स्पेशल इस तरह का टॉपिक है या इस जगह का टॉपिक है, ये मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत सारी चीजों को यूज करके एक एक शब्द का साफ साफ मतलब आपको बताया जाएगा, ताकि आप पूरी तरह से फील कर सको कि यार भाई ये पढ़ाया है, हाँ या ना। तो आपको बहुत ही अच्छे से मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं यार भाई गजब पढ़ा है, तो अपने एक या दो दोस्त को जरूर शेयर करना ये वाली चीज कम से कम। क्लियर? और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सा सेशन। आपको ज्वाइन कर लेना बेटा हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप। क्या होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से? तो सारे पीडीएफ वगैरह, सारे नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहीं पे इस जगह पर मिलने वाला है। ठीक है, आपके इस चैप्टर को अब तक मैंने लगभग 3 लेक्चर बना दिए, चौथा लेक्चर है। इसमें हमने पहले पार्ट में बाहुबली मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरे पार्ट में हमने महिष्मति मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरे पार्ट में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो तीसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब सेना। पहला वाला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो एक बाहुबली चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अगल बगल क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसकी महिष्मति होती है। और अगर एक चार्ज ने अपनी महिष्मति बना ली, उस महिष्मति के अंदर चार्ज क्या स्थापित करेगा? अपनी सेना स्थापित करेगा। तो जहां जहां चार्ज की सेना होगी, वहां वहां चार्ज अपनी महिष्मति बनाएगा। तो सेना क्या रिप्रेजेंट करती है? महिष्मति को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसकी सेना। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस पूरे सेना वाला पार्ट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत क्या है। हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड बॉडी से कितना पास होता है। फिर आखिरी में हम समझेंगे गॉस लॉ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जरूरत क्या है। ठीक है, तो देखो यार, ये अर्थ है हमारे पास, है ना। आपने देखा होगा कभी ना कभी अर्थ का इस तरह वाला फोटो आपने देखा होगा कि वो अर्थ है, गोल 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 घूम रही है। कोई स्पेस से देखेगा तो क्या आपको अर्थ के ऊपर कहीं भारत, पाकिस्तान, ये श्रीलंका या इस तरह की कोई ऐसी बॉर्डर्स आपको दिख रही हैं क्या कि इसमें ऐसा ऐसा बॉर्डर है? श्रीलंका तो दिख जाएगा, पर ऐसे कोई बॉर्डर्स दिख रही बनी हुई? नहीं दिखती ना। पर जब हम अर्थ का ग्लोब टाइप या मैप देखते हैं तो इस तरह का मैप दिखता है। सब लोगों ने अपने अपने लोगो लगा रखे हैं, मतलब अपने झंडे लगा रखे हैं, अपने अपने कलर, बॉर्डर्स हर किसी ने बना रखी है। तो बेटा इस सब चीज का, ये जो भी यहाँ पे बना हुआ है, इन सारी चीज का महत्व क्या है? ये लाइन का महत्व क्या है? ये लाइन को ड्रॉ करके लोग बता रहे हैं कि इतनी जगह पर मेरी फील्ड है, हाँ या ना। तो भैया इसने अपनी, इंडिया वालों ने अपनी फील्ड बता दी, पाकिस्तान वालों ने अपनी फील्ड बता दी, चाइना ने अपनी फील्ड बता दी, हर कोई अपनी अपनी अलग अलग फील्ड बताए जा रहा है। तो वो ये लाइंस क्या बताती हैं? फील्ड बताती हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो देखो यहाँ पे शुरू में कोई लाइंस नहीं थी, पता नहीं चल रहा था, पर जैसे ही लाइंस धीरे धीरे लोगों ने लाइंस बनाना शुरू कर दी, तो ये बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, अपने अपने देश, अपनी अपनी टेरिटरी, अपनी अपनी फील्ड लोगों ने बना ली। तो मैप्स पर लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है, या फिर किसी भी जगह पर लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है? ताकि लोग अपनी फील्ड बता पाए। समझ में आया? लोग अपनी अपनी टेरिटरी को मार्क कर पाए, इसलिए वहां पर क्या ड्रॉ किया जाता है? लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इन्हीं लाइंस की तरह इमेजिनरी होती हैं। ये है तो इमेजिनरी, पर हम सब इस अपनी फील्ड को दर्शाने के लिए उन लाइंस को यूज करते हैं। ठीक, अब यहां देखिए कि भैया अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कहीं पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाएगी? हाँ, इसके अगल बगल कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाएगी, जिससे क्या होगा? क्या ये लाइन दिख रही है?
क्या ये लाइन एक्चुअल में है? नहीं, ये लाइन इमेजिनरी है। क्यों ड्रॉ की गई है? जैसे नक्शे पे लाइन ड्रॉ की गई थी इस चार्ज की फील्ड को दर्शाने के लिए। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाती है एक पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल उसकी फील्ड को दर्शाने के लिए। अच्छा, अगर यहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज अपने अगल बगल इस तरह से फील्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स फील्ड बनाता है ऐसे। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? टुवर्ड्स, पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स। क्लियर? जो फील्ड इंटेंसिटी का था वही फील्ड लाइंस का भी है। पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड होगी। ठीक, तो इस तरह से दोनों फील्ड लाइंस बनाते हैं, पर दोनों साथ रखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अलग तरह से फील्ड बनाएंगे, दोनों एक दूसरे की फील्ड लाइन को इंपैक्ट करेंगे। देखो जरा ध्यान से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे हुए, दोनों एक दूसरे की फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। अब देखो जरा ध्यान से, इंटरसेक्ट होने के बाद एक पूरा बहुत स्मूथ सा डायग्राम बन गया, समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही स्मूथली इंटरसेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने का क्या मतलब हुआ कि देखो भैया, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इधर और एक इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक उधर है एक इधर है, समझ गए? तो भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक मतलब एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर आ रही है, एक चार्ज की वजह से इधर आ रही है, दोनों की वजह से मिलने के बाद इस तरह से आएगी, हाँ या ना? क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। तो यहां जब वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहां जब वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इंटरसेक्ट होने के बाद इनका रिजल्टेंट बन जाता है और ये कुछ इस तरह से दिखती हैं। फिर कहीं भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखती। समझ में आया आपको? क्योंकि वो दोनों अपना एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे एस्टेब्लिश कर लेती हैं। आया आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जो पूरे फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, इमेजिनरी होती हैं। जैसे मैप्स के ऊपर वाली लाइन इमेजिनरी होती हैं, एक्चुअल में अर्थ पे नहीं दिखती, पर हम एरिया को या फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लाइंस को ड्रॉ करते हैं। वैसे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी हैं? जैसे बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर आर्मी खड़ी रहेगी, इसके इधर दूसरे का एरिया, इसके इधर इसका एरिया। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है? जैसे हमारी बॉर्डर्स की एलओसी की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पापा कौन है? पॉजिटिव चार्ज। और ये खत्म होके कहां पे जाती है? टर्मिनेट कहां पे होती है? नेगेटिव चार्ज पे। तो शुरू कहां से हुई? पॉजिटिव चार्ज से। खत्म कहां पे हुई? नेगेटिव चार्ज पे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज पैदा करता है और नेगेटिव चार्ज खत्म करता है। ठीक, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव से पैदा हुई और सीधे जा रही है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो यहां से पैदा हो गई और ऐसे बाहर जा रही है। तो जा कहां रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ये जा रही है किसी नेगेटिव के चार्ज पे खत्म होने। जैसे एक नदी एक पहाड़ से निकलती समुद्र में जाके मिलती है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, पहाड़ से निकल के नदी में जाती है, नदी। ओके, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव पे खत्म होती है। ठीक है, जैसे नदी पहाड़ से निकल के समुद्र में जाती है, वैसे ये पॉजिटिव से इधर जाती है, नेगेटिव पे। सॉर्टेड? चलो, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ये हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, इस तरह से दिखेगा। पॉजिटिव से शुरू हुई है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये घूम के आके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, घूम के आके क्या होगा? नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आया। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, तो कितनी पैदा होगी? सर आपने बोल दिया चीकू भैया, यार पॉजिटिव चार्ज से तो यार लाइन ओरिजिनेट होती है, पर कितनी होगी ये कैसे डिसाइड होगा? एक पॉजिटिव कितनी भी थोड़ी बना सकता है। अगर 1 कूलम का चार्ज है तो वो कितनी फील्ड लाइंस बनाएगा? ध्यान से देखो, 1 कूलम का चार्ज 1/ε0 नंबर ऑफ लाइंस बनाएगा। ओके, अगर यहां पर 4 कूलम का चार्ज है तो कितनी फील्ड लाइंस बनाएगा? 4/ε0 नंबर ऑफ लाइंस बनाएगा। बहुत बढ़िया। अगर 10 कूलम का चार्ज है तो कितनी फील्ड लाइन बनाएगा? 10 कूलम 10/ε0 नंबर ऑफ लाइन बनाएगा। और अगर Q कूलम का चार्ज है तो वो Q/ε0 नंबर ऑफ लाइंस बनाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइन बना रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? लाइन खाएगा। तो भैया यहां पे देखो, अगर हमारे पास एक कूलम का नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? 1/ε0 लाइन को खाएगा या फिर टर्मिनेट करेगा।
ओके, तो ये इतनी सारी लाइन को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। 4 कूलम का चार्ज 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को टर्मिनेट करेगा और Q कूलम का चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन को खाएगा। ठीक, ओके, ठीक है। अब यहां देखो हमारे प्लस Q का एक प्लस चार्ज है 2Q का और नेगेटिव चार्ज सिर्फ Q का है। तो ये तो बड़ी गरीबी हो गई चीकू भैया। चार्ज जो प्लस वाला है वो तो 2Q का है, चार्ज जो माइनस वाला है वो तो Q का है। तो हमारे पास प्लस Q मतलब ज्यादा लाइन पैदा हो रही है, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन 2Q अपॉन, अरे भाई कहां जा रहे हो, हाँ, तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन पैदा हो रही है। ओके, तो ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन पैदा हुई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन खत्म हुई। बाकी लाइन का क्या हुआ चीकू भैया? तो देखो यहां से इतनी पैदा हुई है, आधी तो इसने खा ली, बची हुई आधी कहां गई? बची हुई आधी, जैसे जब अकेला पॉजिटिव चार्ज था तो क्या हो रहा था बताओ? जब अकेला पॉजिटिव चार्ज था तो क्या हो रहा था? सारी लाइन ये पैदा करता था और सारी Q, अगर Q कूलम का पॉजिटिव चार्ज था तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन पैदा करता था और ये सारी की सारी लाइन ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती थी, मतलब कहीं बहुत दूर जा रही होती थी। कहां जा रही होती थी? किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ, जहां ये नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाए। तो अब यहां पे क्या होगा, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में आधी तो यहीं खत्म हो जाएगी, बची हुई आधी क्या जाएगी? कहीं इन्फिनिटी में किसी तरफ जाएगी, किसी और नेगेटिव चार्ज को ढूंढने। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए भैया, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन any like field at any point gives us the direction of electric field electric force, electric field intensity, sorry, tangent at any point on the electric field line gives us the direction of electric field intensity। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस पॉइंट पे किसी ने पूछा कि भैया अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ है, तो हम बोलेंगे ऐसे, टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरफ है। हमने बोला इस पॉइंट पे किस तरफ है? इस तरफ है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है। बहुत बढ़िया, तो दोनों तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा पता चल गई। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर एक प्लस Q कूलम का चार्ज यहां पे रखूंगा तो उस पर किधर फोर्स लगेगा? इधर फोर्स लगेगा। प्लस Q कूलम के चार्ज को मैंने यहां रख दिया तो उस पर किधर फोर्स लगेगा? इधर फोर्स लगेगा, टेंजेंशियली। बट आपको समझ में आ गया? तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी बनी हुई है, उस इमेजिनरी लाइन पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर मैंने प्लस Q कूलम का चार्ज रख दिया, तो जब भी मैं वो प्लस Q कूलम का चार्ज उस लाइन के ऊपर रख रहा हूं, क्या होगा? उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अच्छा, एक डाउट ये भी आता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सपोज ऐसे, और यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को इस तरह इस जगह पे छोड़ दिया, तो क्या पॉजिटिव चार्ज इसका पाथ फॉलो करेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ यस और नो। क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसी पाथ को फॉलो करेगा? नहीं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ही चले। इट इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट द पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। तो अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा तो वो इस पाथ पे फॉलो नहीं करेगा, उस पर तो इधर फोर्स लगेगा टेंजेंशियल, और हो सकता है वो इधर निकल जाए और कोई इस रास्ते पे निकल जाए। ठीक, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो पाथ फॉलो करे ही करे हमेशा। ओके, क्लियर? बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन वाली बात हो गई। यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, यहाँ पे पूछेंगे इधर होगी, इस पॉइंट पे पूछेंगे इधर होगी। सॉर्टेड? ओके। अब यहाँ देखिए, 2 और मोर फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। हमने पहले ही बात कर लिया, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ देखिए, यही वाली चीज थी, यही वाला डायग्राम था, चर्चा हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फिर से सवाल पूछूंगा, चौकन्ने रहना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली प्लेस्ड। इसका मतलब यह हुआ कि हम पहले ही देख चुके हैं वैसे तो ये डाइपोल में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह से हैं तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है? बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर?
क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट यहाँ 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 कोई भी एक पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां मेरी बात सुनो अगली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। तो क्या ये जो मैं यहां बना रहा हूं, ठीक, यहां जो मैं बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? जल्दी बताइए यार कमेंट करके, क्या जो आपको वहां पे दिख रहा है वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? जल्दी जल्दी देखते जाओ भैया, क्या ये चीज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? नहीं, ये चीज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पे बोला हुआ है ना यूनिफॉर्मली प्लेस्ड, मतलब एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए। क्या ये एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म अ लूप। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि भैया पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। लूप बनाने के लिए तो पॉजिटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे ही खत्म होना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या आपको ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म अ लूप। ओके, अब यहां पे देखते हैं एक और आखिरी प्रॉपर्टी, सबसे आखिरी प्रॉपर्टी, सबसे आखिरी प्रॉपर्टी है यहां पर डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी। किसकी डेंसिटी भाई? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मोर। अच्छा, अब चीकू भैया ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो ध्यान से सुनना, समझना और कोशिश करना। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कहां ज्यादा है, मतलब कहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तुम सबको दिख रहा है ए पे पास पास है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा बी से। ओके, अच्छा, अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, तो ये वाला पॉइंट है इस बार ए और ये वाला पॉइंट है बी, इस बार कहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा? जल्दी से सोचो समझो और बताओ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड है ई ए और ई बी कहां पर ज्यादा होगा? इस बार बी पे ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड बोल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ए पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बी पे कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ए पे कम होगा, बी पे ज्यादा होगा। तो जहां डेंसिटी ज्यादा, मतलब जहां लाइन पास पास, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल आखिरी दे देता हूं। क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं भी पास नहीं, कहीं भी दूर नहीं, हर जगह इक्वली सेपरेटेड है? अगर हर जगह इक्वली ही सेपरेटेड है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर। किसी भी पॉइंट पर ले लें, ए हो बी हो, कोई भी पॉइंट ले लो, ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी पास नहीं, कहीं भी दूर नहीं, इनकी डेंसिटी क्या है? हर जगह सेम है। ओके, समझ में आ गया? तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास, वहां पर मैग्नीट्यूड क्या? जल्दी बताओ, ज्यादा। ओके, अब तुमको याद रखने का तरीका बता देता हूं फिर से, है ना? वैसे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया है। ऐसे समझो ये झाड़ू है, देखिए झाड़ू, तो झाड़ू पे ये वाला जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है? बी वाला पॉइंट है। अंदर वाला पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट, झाड़ू है, मर गया। तुमने घर पे मम्मी से बोल दिया, मम्मी मुझे ये दाल वाल नहीं खाना, आज तो पिज्जा खाऊंगा मैं। मम्मी बोलेगी अच्छा। तुमने बोला नहीं मुझे पढ़ने का मन नहीं है, आज तो मैं जा कर के प्ले स्टेशन खेलूंगा दोस्त के घर। मम्मी बोलेगी अच्छा। फिर तुमने पापा से बोला पापा अब मुझे ये सिंपल सा एंड्रॉइड फोन में मजा नहीं आता, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए। पापा ने बोला अच्छा। तो सभी चीजों में एक ही इलाज होता है कि आपको थोड़ा सा प्यार किया जाता है। तो अब उन प्यार के लिए अगर मम्मी ने प्यार करने के लिए ये जो भी है चीज इसका इस्तेमाल किया, तो अब तुम उम्मीद करो कि प्यार तो तुम्हें मिलना ही है क्योंकि तुम प्यार के हकदार हो। अब वो प्यार जब तुम्हें मिल रहा है
उस प्यार के लिए मम्मी इस प्यार करने के जो हथियार है इसे किस तरफ से पकड़े। अगर इधर से पकड़े ऐसे और तुम्हें प्यार दे तो बी वाले साइड से प्यार होगा, प्यार मिलेगा, तो ठीक है। पर अगर बी वाले साइड से पकड़े और ए वाले साइड से तुम्हें प्यार दिया जा रहा है, तो भैया क्या एकदम सॉलिड तरह से तुम्हें समझ में आ रहा है कहां तुम्हें ज्यादा अच्छे से प्यार मिल रहा है, कहां तुम्हें एकदम प्रॉपर अच्छे से प्यार मिल रहा है भैया, ए वाले साइड से या बी वाले साइड से। तो तुम्हें, मुझे लगता है कि भैया अगर बी साइड से पकड़ा तो ये वाला साइड अगर तुम्हारे ऊपर आया, प्यार तुम्हारे हिस्से आया, तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। ये वाला प्यार तुम सहन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। तो जहां डेंसिटी ज्यादा वहां पर इंटेंसिटी जो होगी वो भी ज्यादा होगा, और जहां डेंसिटी कम वहां की इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्या मेरी प्यारी जनता को इतनी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलो अब यहां देखते हैं, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन एयर इज। तो अगर एक यूनिट चार्ज को मैंने एयर में प्लेस कर दिया, उससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा? जल्दी से बता दो। एक यूनिट चार्ज है, उसको एयर में प्लेस करा है, उससे कितना फ्लक्स बाहर आना चाहिए? तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये क्यू थोड़ी, यूनिट का मतलब होता है 1 कूलम। तो 1 कूलम के चार्ज से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो 1/ε0। इसी चीज को ये भी लिखा जा सकता है ε0 इनवर्स। समझ गए भाई? बेहद सिंपल सवाल, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या यहां तक हमें नहीं है, ठीक। अब हम बात करेंगे किस चीज की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या लेना देना है वो चीज समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी चीज से या किसी भी ऑब्जेक्ट से पास हो रही हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, इस चीज की गिनती को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इस चीज को कैसे समझाया जाए? आसान भाषाओं में समझाया जाए तो मैं समझाता हूं कि अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं से लाइंस निकली है ना, कहीं से भी कोई लाइन निकल के जा रही है, तो एक एरिया से या एक जगह से कितनी लाइन पास हो रही है उस चीज को फ्लक्स बोला जाता है। गिनती, कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है वो है गिनती, ठीक है। ऐसा समझो कि लाखों लोग आ रहे हैं, ठीक, लाखों लोग आ रहे हैं ऐसे चल के एक शहर की तरफ आ रहे हैं। बाकी सारे लोग, लाखों लोगों में से सारे लोग इधर उधर हाईवे वगैरह से निकल गए। उस शहर से कितने लोग पास हुए? उस शहर से सपोज 100 लोग पास हुए, तो 100 लोग उस शहर का क्या है, फ्लक्स है। क्या आपको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, ओके। इस चीज को बहुत रॉ भाषा में मैंने आपको बता दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या है, गिनती किस चीज की, लाइंस की। अब हम समझते हैं कि इस जैसे लाइंस आ रही है, तो इस लूप से कितनी लाइन पास हुई उसे हम फ्लक्स बोलेंगे। जैसे लाइन तो बहुत सारी आ रही है, जैसे कुछ लाइन यहां से देखो, इधर से बाहर से निकल के भी जा रही है, ठीक है, वो लाइन क्या है, कभी भी इसके अंदर नहीं गई। कोई लाइन इधर ऊपर से निकल के जा रही है, वो इसके अंदर से पास नहीं हुई, तो वो फ्लक्स में काउंट नहीं होगी। जो लाइन सिर्फ इस लूप के अंदर से पास हो रही है उन्हें ही हम काउंट करके क्या बोलेंगे, फ्लक्स, ठीक। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, ओके, क्लियर, सॉर्टेड। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक। ये कैसे है यूनिट, ये भी मैं बता दूंगा, ये तुम्हें याद रखनी है। पर अब देखो आगे, इस तरह से हम फ्लक्स को निकालते हैं, ये कॉस थीटा, ये वो सब, ठीक है। पर इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजों का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मेरे पास सपोज एक फोन है ना, इसे मैंने आपके सामने लगा दिया ऐसे, तो क्या आपके आंखों पे कोई भी लाइट आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट आ रही है वो सारी की सारी आकर के मेरे फोन से टकरा जा रही है, ठीक। तो मैंने सारा फोन आपकी आंखों के सामने से लगा दिया, ठीक। अब यहां मैंने ऐसे फोन को लगा दिया, कोई लाइन आपसे पास नहीं हो रही, ठीक, क्योंकि सारी की सारी लाइट आके इससे टकरा रही है। पर जैसे ही मैं इस फोन को घुमाऊंगा, है ना, जैसे ही मैं इस फोन को घुमा रहा हूं, तो क्या अब लाइन पास होना शुरू हो गई? हाँ, काफी सारी लाइन इधर जा रही है। तो जब लाइन इधर से आ रही है तो अब वो फोन से नहीं टकरा रही, अब वो सीधा आपके ऊपर आ रही है। पर जब ऐसे था तब सारी लाइन फोन से टकरा रही थी, आपके ऊपर नहीं आ रही थी। समझ में आया? ओके, ओके। तो जितनी लाइन फोन से टकरा रही थी वो है फ्लक्स। तो जब फोन इस तरह से था
और आपके तरफ आने पे लाइन टकरा रही थी तो फ्लक्स क्या था, ज्यादा था। फोन के लिए फ्लक्स क्या था, ज्यादा था। पर जब फोन ऐसे हो गया तो फोन से नहीं टकरा रही थी लाइन, फोन लाइन आपकी तरफ जाने लग गई थी, तब फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। समझ गए भैया? बहुत ही अच्छे से समझ गए क्या पूरी पूरी बात आप लोग? क्लियर, सॉर्टेड। अच्छा, अब हम समझेंगे कि फ्लक्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे निकाला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे एरो आ रहे हैं, है ना, बहुत ही सारे एरो आ रहे हैं, ऐसे उड़ते हुए तीर आ रहे हैं। ठीक, अब यहां पे ऐसे एरो आए, एरो जैसे ही आने लग गए, क्या तुम एरो के बीच में ऐसे खड़े हो गए, अब तुम्हें एक भी एरो नहीं लगा, एक भी एरो तुम्हें नहीं लगा, तो इतने एरो में से एक भी एरो तुमसे पास ही नहीं हुआ, तो तुम्हारा फ्लक्स क्या है, जीरो है। इतने एरोज में से एक भी एरो तुमसे पास नहीं हो रहा, दैट इज द जीरो फ्लक्स। ठीक, पर अगर एक एरो भी तुमसे पास हो गया तो तुम्हारा फ्लक्स एक हो जाएगा। समझ गए? तो कितना तुमसे पास हो रहा है, दैट इज योर फ्लक्स। क्लियर? ये मैं आपको रॉ लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अब देखो एरो आए, ये एक प्राणी खड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके खड़ा हुआ है, इसके अंदर से एक भी एरो इससे पास ही नहीं हो रहा। अब भाई इस प्राणी के ऊपर एक भी एरो नहीं आया, तो क्या इसका कोई फ्लक्स है? क्या इस प्राणी का कोई फ्लक्स है? नहीं, इस प्राणी का फ्लक्स क्या है, जीरो, या अभी भी जीवित बच गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एरोज में गैप थी। अब इमेजिन करो कि पूरे एरिया में एरो भरे पड़े, पूरे एरिया में एरो भरे पड़े, मतलब चारों तरफ भयानक एरो आ रहे हैं, जैसे बारिश आती है ना वैसे बारिश आ रही है। तो अब बारिश की बूंदें ऐसी पूरे आ रही है, तो तुम बारिश की बूंदों में पूरा गीला होना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, ऐसे करके फैल जाओगे ना, तो तुम एक बार में ज्यादा गीले होगे, क्योंकि बारिश तुम्हारे ज्यादा एरिया पे ज्यादा ऊपर चल लग रही है। ठीक, पूरे एरिया पे तुम ऐसे ज्यादा एक बार में गीले हो जाओगे, क्योंकि तुमने ज्यादा एरिया दिखा दिया, मतलब ज्यादा एरिया पे पानी लगा, मतलब तुम्हारा फ्लक्स क्या हो गया, ज्यादा। यही तो बता रहा था मैं, जब ज्यादा एरिया होगा तब फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब एरिया कम होगा, जैसे लाइट इधर से आ रही है, ज्यादा एरिया पे टकरा रही है तो फ्लक्स ज्यादा, कम एरिया पे आ रही है तो कम फ्लक्स। बारिश आ रही है, ज्यादा एरिया पे टकरा रही है तो ज्यादा फ्लक्स। अगर मैं बारिश में ऐसे खड़ा हूंगा तो क्या मैं थोड़ा कम गीला होऊंगा, ये वाला साइड ज्यादा गीला होगा, पर इधर वाला फिर भी कम गीला होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब बारिश इधर से आ रही, मैं ऐसे खड़ा हूं तो गीला कम हो रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा फ्लक्स कम हो गया है। आया भाई आपको समझ में? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो ये एरोज आ रहे हैं, अब एरोज के सामने मैंने क्या करा, इस तरह से ऐसे समझो कि ये एरो आ रहा है, एरो के सामने ये जो शीट है ना, एरो इधर से आ रहे हैं, मैंने ऐसे रख दिया, तो क्या फ्लक्स ज्यादा है? जल्दी बताओ, फ्लक्स ज्यादा है? हाँ, फ्लक्स ज्यादा है। ठीक, अच्छा ये शीट को ऐसे घुमा के मैंने ऐसे कर दिया, क्या अभी फ्लक्स कम हो गया? हाँ, फ्लक्स कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई फ्लक्स? क्योंकि पहले देखो, इस शीट के हिसाब से यहां से लेके यहां तक, इधर नीचे तक, इतने एरिया से फ्लक्स पास हो रहा था। समझ रहे हो ना? ठीक, अब क्या हो गया, जब मैंने इसे ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो तुम खुद देखना कि सिर्फ, अरे भाई, जैसे ही मैंने इसे टेढ़ा करा, सिर्फ इतने एरिया से अभी फ्लक्स पास हो रहा है। मैंने इसे और टेढ़ा कर दिया तो सिर्फ इतने एरिया से फ्लक्स पास होगा, और मैं पूरा टेढ़ा कर दूंगा तो अभी फ्लक्स पास बहुत ही कम एरिया से होगा। क्लियर? ऐसे समझो कि तुम्हारे तरफ से सपोज लाइट आ रही है, तो तुम्हें अभी इसका कितना एरिया दिख रहा है, पूरा एरिया, मतलब तुम्हारी नजरों में जो लाइट आ रही है इसके पूरे एरिया से आ रही है। ठीक, मतलब अभी जो भी एरोज उस तरफ से आएंगे वो पूरे इसके ऊपर लगेंगे। ठीक, पर अगर मैंने इसे ऐसे टिल्ट कर दिया तो क्या तुम्हें अभी कम एरिया दिख रहा है, अभी ज्यादा एरिया है? देखिए ध्यान से देखना, जैसे ही टिल्ट कर रहा हूं थोड़ा एरिया कम होता जा रहा है, और कम हो गया, और कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया क्या एरिया? ठीक, तो जैसे ही हम इसे टिल्ट करते जा रहे हैं एरिया कम होता जा रहा है। क्या आपको यह बात समझ में आई? अगर मैंने यहां पर इसी जगह पर शीट को ऐसे रखा, ऐसे रखा और ऐसे रखा, क्या हर जगह फ्लक्स अलग अलग होगा? सबसे ज्यादा फ्लक्स पास होगा इसमें, ओके, सेकंड नंबर पे फ्लक्स पास होगा इसमें, ओके, और थर्ड नंबर पे फ्लक्स पास होगा इसमें। सॉर्टेड भाई, हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से क्लियर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, चलिए मुझे एक बात और बताइए। ठीक है भैया, तो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जहां पर एरिया
जितना ज्यादा एरिया से एरो पास होंगे या जितना ज्यादा एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स पास होगा। अगर मैं इसे टिल्ट करता जा रहा हूं तो फ्लक्स कम से कम होता जाएगा। ठीक है, यही सब चीजों को देख करके फील्ड का जो फॉर्मूला था वो ई ए कॉस थीटा रखा गया। ठीक है, तो यहां पे मैं इसी चीज को आगे चल के आपको बताता हूं कि यहां देखिए ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम हैं। इन डायग्राम्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है ऐसे, ठीक, तो यहां पर ये किसी एक एरिया से पास होगी। एक एरिया रखा होगा, कोई भी एक एरिया से पास होगी। अब इस एरिया का भी हम डायरेक्शन लेंगे, मतलब एरिया को हम कैसी क्वांटिटी मानेंगे, वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। तो हमने एरिया का डायरेक्शन लिया। एरिया का डायरेक्शन लेने का बहुत सिंपल तरीका है। कैसा तरीका? या तो आप एरिया का डायरेक्शन इधर ले लो या तो आप एरिया का डायरेक्शन इधर ले लो। समझ में आया? मतलब कोई भी प्लेन एरिया होगा उसका डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर ये फोन है, इसका एरिया इधर होगा या फिर इधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। जैसे यहां की बात करूं तो ऊपर होगा, यहां की बात करूं तो नीचे होगा। मेरा हाथ है, इसको एक एरिया मानूं तो इसका डायरेक्शन या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ में आया? या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? एरिया का डायरेक्शन मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, अब एरिया का डायरेक्शन इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। जनरली हम किधर मानेंगे? तो देखो एरिया इस तरफ मानते हैं। अरे भाई कुछ भी हो रहा है। यहां देखिए इस तरफ एरिया मान लिया, छोटा सा एरिया है तो इस तरफ डीए मान लिया। इसको माना बहुत छोटा, दिखाया बड़ा है पर है छोटा। ठीक है, तो यहाँ डीए एरिया इस तरफ मान लिया। क्यों माना? तो हमारी आदत है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लो तो ज्यादा अच्छा। अगर तुम इधर भी मानोगे तो गलत नहीं है, पर उसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्यों नेगेटिव लाएं जबरदस्ती? हम इधर मान लेते हैं। ई ऐसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये देखो, ये फील्ड लाइन इधर जा ही रही है, ये वाली। इन दोनों के बीच का एंगल आ गया थीटा ये। तो अब हम लिखेंगे E डॉट dA। ये आ गया फ्लक्स निकालने का तरीका। इसे लिखते हैं E डॉट डी और ये किसके बराबर होगा? फ्लक्स के। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला ये है। पर क्या हमेशा हमें यही फॉर्मूला यूज करना है चीकू भैया? नहीं। जब यूनिफॉर्म फील्ड है, जैसे वहां पे फील्ड दिख रही है यूनिफॉर्म फील्ड, सारी फील्ड एकदम बराबर बराबर दूरी पर है। तो जब भी हमें बराबर यूनिफॉर्म फील्ड दिख रही है हम बोलेंगे फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ई को बाहर निकाल लिया, ई डॉट इंटीग्रल डीए। अब इंटीग्रल डीए मतलब डीए इंटीग्रेट होगा तो ये आ जाएगा ई डॉट ए। भैया समझ में आया क्या आपको? बहुत ही अच्छे से। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। सॉर्टेड, बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड भाई। ई डॉट ए क्लियर। अब हमें पता चल गया कि भैया फ्लक्स कितना होता है, ई डॉट ए होता है। तो भैया फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा? ई ए कॉस थीटा। क्लियर, एकदम क्लियर, सुपर सॉर्टेड, ई ए कॉस थीटा। ओके, तो अब ये फ्लक्स आ गया। अब इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला ई ए कॉस थीटा में कि जब भी कॉस थीटा बढ़ेगा तो फ्लक्स घटेगा। सॉरी, जब भी कॉस थीटा बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और जब कॉस थीटा घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। ओके, अब कॉस का थोड़ा रिश्ता उल्टा चलता है। कॉस कैसे चलता है? कॉस ऐसे चलता है कि भैया अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा कम होता है। ये रिश्ता तो याद है? ठीक है, अब थीटा कम होता है तो कॉस थीटा बढ़ता है। बेटा समझे? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कम होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आएगा। ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आएगा। जैसे ये ऐसे, अभी एंगल कम होगा मतलब ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरफ आएगा ऐसे। समझ गए? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से, ये पूरे एरिया का जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर जाएगी। समझ रहे हो? तब फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा। ऐसे में फ्लक्स कम होगा। यही तो बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले। यही सब बातें तो हम लोगों ने की थी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर से आ रही है, जैसे जैसे ये वाला एरिया ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसमें फ्लक्स कम है, इसमें फ्लक्स ज्यादा है, इसमें फ्लक्स सबसे ज्यादा है। इसका एरिया इधर मान लो, इसका एरिया इधर मान लो, और इस वाले का एरिया इधर मान लो। ठीक,
इस वाले में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, फ्लक्स हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए डायरेक्शन कैसे लेते हैं, तो मैंने आपको फिर से बता ही दिया है कि अगर कोई भी सरफेस है, इस सरफेस से डायरेक्शन डी है, इस तरफ भी ली जा सकती है, इस तरफ भी ली जा सकती है, पर हम कौन सी डायरेक्शन प्रेफर करते हैं? जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इसको प्रेफर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो ये वाली प्रेफर करेंगे। सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, जैसे अगर इस तरह से, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, एक सरफेस की, इस तरह से कोई सरफेस है, कोई क्लोज्ड बॉडी है 3D, इसके लिए डायरेक्शन कैसी होगी? इसके लिए डायरेक्शन ऐसे होगी हमेशा, ठीक, जैसे मैं हूं, या फिर कोई भी तरह की क्लोज बॉडी ले लो, मेरे पास यहाँ कुछ था, हाँ, इस तरह से ये क्लोज बॉडी है मेरे पास, ठीक, दिख रहा है आपको? इस पे यहाँ इधर होगी, 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 इधर इधर इधर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये हमने किसकी डायरेक्शन मानी? एरिया की। तो इसका एरिया की डायरेक्शन ये सारी है, क्योंकि हर जगह छोटू 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 एरिया, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, जहां रखोगे परपेंडिकुलर, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। सॉर्टेड है। चीकू भैया कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये वो सब मैं सिखा रहा हूँ, चिंता करो ही मत, हूं मैं, ठीक है। तो हमें समझ में आया डायरेक्शन ऐसे होती है क्लोज बॉडी के, ठीक। अब फ्लक्स अगर बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव, अंदर आ रहा है तो नेगेटिव। चलो आगे देखते हैं। फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखेंगे। तो भैया यहां पर सपोज मेरे पास ये सरफेस है, तो ये सरफेस एक्चुअल में ये है ना, ध्यान से देखना, सरफेस एक्चुअल में ये वाली है, ठीक। मतलब अगर तुम देखो तो ये सरफेस कौन सी है, जैसे ये बुक है, तो ये इस तरह से ऐसे वाली सरफेस है, ठीक, ओके, क्लियर, ऐसे ये आर्क ऐसी सरफेस है। अब इसकी यहां पर ये है रेडियस आर, ये है इसकी हाइट एच, और इधर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इस तरह से जा रही है उस तरफ। अब तुमसे पूछा गया कि कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा, तो जरा सोचो कि कितना फ्लक्स पास होगा, कितना एरिया लेंगे। तो क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चीकू भैया फॉर्मूला ई डॉट डी ए ले लेते हैं, या ई डॉट ए लेते हैं, सॉरी ई डॉट डी ए नहीं, ई डॉट ए लेते हैं। अब अगर फॉर्मूला हम ई डॉट ए ले रहे हैं तो एरिया कितना लेंगे? एरिया क्लोज्ड वाला नहीं लेंगे, यहां पर एरिया हम लेंगे इफेक्टिव एरिया, जितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो देखो एरिया तो ये बहुत सारा है, जैसे ये पूरी कॉपी है, इसका इतना एरिया है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया में से पास हो रही है? जैसे समझो इसको मैंने कर्व कर दिया ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी तुम्हें क्या ये सिलेंडर दिख रहा है या एक रेक्टेंगल दिख रहा है? इमेजिन करो, क्या ये एक सिलेंडर दिख रहा है ये सिलेंडर? तो पर क्या तुम्हें एक सिलेंडर दिख रहा है या रेक्टेंगल दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है ना। तो भैया हमारे पास, हम इसका एरिया सिलेंडर वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये इफेक्टिव एरिया लेंगे जो इसके सामने वाला है, ये एरिया, समझ गए? ये एरिया, इसका इफेक्टिव एरिया हम कंसीडर करने वाले हैं, सिर्फ ये वाला। क्लियर भैया? ये एरिया कितना होगा जल्दी बताओ? ये एरिया होगा 2r मल्टीप्लाइड विथ h, मतलब 2rh। क्लियर? 2r मल्टीप्लाइड विथ h, 2rh। ओके, तो हम इस पूरे सिलेंडर का सिर्फ रेक्टेंगल एरिया ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सिर्फ उतने से ही तो लाइन पास होगी, बाकी जितना कर्व वर्व है उससे क्या मतलब? जो भी लाइन पास होगी वो सिर्फ इतने से होगी ना, जितना तुम्हें दिख रहा है इतने से ही लाइन पास होगी। लाइंस ऐसे आ रही हैं, इधर से निकल जाएगी, कुछ इधर से निकल जाएगी, इसमें तो सिर्फ इस रेक्टेंगल एरिया में ही लाइन इंटर करेंगी, हमें बस उसी से मतलब है। तो ये रेक्टेंगल एरिया से लाइन इंटर करेगी, हमने बोल दिया कि सिर्फ इतने एरिया से लाइन पास कर रही है, ठीक। इस एरिया का डायरेक्शन किधर ले लेंगे? इधर ले लिया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस एरिया का डायरेक्शन सेम दिशा में है? बिल्कुल सेम दिशा में है। हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे ई, ए को लिखेंगे 2r h कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। क्यों? क्योंकि जिधर ई है उधर ए है, जिधर ई है उधर ए है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? cos 0 डिग्री। cos 0 होता है 1, तो हम लिखेंगे 2ERH, इतना फ्लक्स पास हो रहा है।
क्या आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई कितना फ्लक्स पास हो रहा है? क्या एकदम क्लियर और सॉर्टेड तरह से समझ में आ गया? फ्लक्स पास हो रहा है 2ERH और इतना हमने एरिया लिया है, सॉर्टेड है। अच्छा, इमेजिन करो ये ऐसे रखा होता, ठीक, इमेजिन करो ये ऐसे रखा होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। अब क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही हैं, ये आ रही हैं भैया। अब क्या करोगे इस केस में? कितना फ्लक्स पास होगा? तो तुम देखोगे इसका इफेक्टिव एरिया, है ना, ये सिलेंडर इस तरह से ऐसे रखा हुआ है, इस बार मतलब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये कर्व्ड है और ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इस तरफ जा रही है। तो हम देखेंगे इसका इफेक्टिव एरिया। इसका इफेक्टिव एरिया आ गया ये, सपोज ये 2R है, सपोज ये डिस्टेंस h है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसका एरिया इस तरफ मान लिया, ठीक है, ये एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, ये E है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। हमसे पूछा गया फ्लक्स, तो हमसे पूछा गया फ्लक्स कितना होगा? E इंटू 2RH मल्टीप्लाइड विथ cos 90। क्यों cos 90? क्योंकि बेटा E और एरिया का जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना आ गया? 90 आ गया। तो cos 90 होता है 0, मतलब पूरा की पूरा फ्लक्स हो जाएगा 0, मतलब कोई भी फ्लक्स पास कर ही नहीं रहा। बेटा याद आ गई क्या वो बातें? जब ऐसे था एरिया, तो इसका एरिया मल्टीप्लाइड विथ E फ्लक्स पास कर रहा था, ठीक है। जब ऐसे कर दिया तो कोई भी फ्लक्स इससे पास नहीं हो रहा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अगल बगल से ऐसे निकल जा रही है। समझ गए क्या? बहुत ही अच्छे से, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे टकराएंगे? हम थिकनेस को इग्नोर कर रहे हैं ना इस केस में, थिकनेस है ही नहीं, एरिया की क्या थिकनेस होती है? नहीं होती, बिल्कुल सही, फ्लक्स आ गया 0। ओके, अब कोन है, तो कोन का तुम्हें इफेक्टिव एरिया लेना है, क्या लेना है? जल्दी यहाँ देखो, इसका रेडियस है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये वाला जो रेडियस है ये R दे रखा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? E है, सॉर्टेड। अब मुझे बताओ कि यहां पर क्या तुम E डॉट ए यूज करोगे फ्लक्स का फॉर्मूला? बिल्कुल सही, E डॉट ए फॉर्मूला यूज करोगे। आप लिखोगे E A cos थीटा। ओके, क्लियर। ए कितना लोगे? इफेक्टिव एरिया लोगे। देखो ये है कोन, मैंने तुम्हारे लिए बना के लाया हूं, ये है तुम्हारे लिए कोन, ठीक है। अब इस कोन में अगर तुम इधर से देखोगे तो कोन कैसा दिख रहा है तुम्हें पापियों? क्या तुम्हें कोन दिख रहा है? तो क्या ये कोन एक सर्कल की तरह दिख रहा है? हाँ या ना? है ये कोन, पर इधर से फ्लक्स अगर आ रहा है तो ये कोन किसकी तरह दिख रहा है? एक सर्कल की तरह। अच्छा, ऐसे देखोगे तो ट्रायंगल के जैसा दिखता है, ऐसे देखोगे तो सर्कल के जैसा दिखता है, हाँ या ना? तो ये कोन तुम्हें सर्कल के जैसा दिख रहा होगा। अब यहां देखो कि सर्कल का सिर्फ ये एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब इफेक्टिवली, मतलब इधर से भी निकल जा रहा है, इधर से भी निकल जा रहा है, इधर से भी निकल जा रहा है, तो फ्लक्स जाकर के जो एरिया से टकरा रहा है वो एरिया तो सर्कल ही है ना। भले इसका शेप कौन है, कौन होगा तो तेरे घर का, पर फ्लक्स जब आ रहा है तो वो तो इस सर्कल एरिया से ही इंटर हो रहा है, इस सर्कुलर एरिया से ही इंटर हो रहा है, ठीक है, सॉर्टेड है। अब यहां देखो कितना फ्लक्स पास होगा भैया, हम लिखेंगे E, हम लिखेंगे A की जगह कितना लिखेंगे? A की जगह एरिया लिखेंगे पाई R स्क्वायर, कैपिटल R है भाई, कुछ भी लिख रहे हो आची को भी यार, कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। तो ये सर्कल का एरिया हो गया। ये वाला जो डायरेक्शन है इसको मैंने बोल दिया एरिया का डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड भी उधर है, एरिया भी उधर है। अब देखो यहां पर ये फील्ड आ गई, तो फील्ड उधर एरिया उधर, सॉर्टेड, फील्ड भी उधर एरिया भी उधर, दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। cos 0 डिग्री ये हो जाएगा cos 0 1। हमारा आंसर आ गया पाई R स्क्वायर E। ये हमारे लिए क्या है? फ्लक्स। इतना फ्लक्स पास हो रहा है। क्लियर हो गया भाई मेरी जनता को? बहुत ही बढ़िया। अब यहां देखिए अगली और बहुत ही काम की चीज कि अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R और उसकी लेंथ है h इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अब एक सिलेंडर है बेचारा, इस सिलेंडर को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, इससे कितना फ्लक्स पास होगा
ये तुम्हें बताना है। ठीक, बहुत ही सुंदर सा सवाल, पर ये तो क्लोज्ड बॉडी नहीं हुआ सर। क्लोज्ड बॉडी होगा तो इसके ऊपर जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो तो चारों तरफ होगा। मतलब एक सिलेंडर से एरिया का डायरेक्शन इधर 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 उधर हर तरफ होता है। इलेक्ट्रिक एक सिलेंडर जैसे है, सपोज हमारे पास सिलेंडर है, डस्टबिन ही उठा लिया सर आपने, तो क्या क्या कर रहे हो आप। ठीक है, तो जरा कोई बात नहीं चीकू भैया, देखो यहाँ पे ये इधर मेरे तरफ, इधर नीचे देखेंगे तो इधर इधर इधर, समझ रहे हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी इससे, सॉरी एरिया का डायरेक्शन कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो सिलेंडर से हमेशा एरिया का डायरेक्शन कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिलेंडर को सॉल्व करने के लिए सवाल को हम देखते हैं कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सिलेंडर को क्या मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, मैंने सिलेंडर को दो हिस्सों में तोड़ लिया। भैया समझिए जरा ध्यान से कि ये हमारे पास सिलेंडर बना हुआ है। ओके, ये सिलेंडर है। ठीक, अब इस सिलेंडर को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया। कौन कौन से दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने सिलेंडर को, जरा समझिए कौन कौन से दो हिस्सों में तोड़ा सिलेंडर को, एक ये वाला है कि वो वाला हिस्सा। अब क्या इस और उस दोनों में ये पहला वाला जो हिस्सा है इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और दूसरा वाला जो हिस्सा है उसका डायरेक्शन उस तरफ होगा, तो पहले वाले हिस्से का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे वाले हिस्से का डायरेक्शन उस तरफ है। मैं बोल सकता हूं कि इससे जो फ्लक्स पास होगा वो नेगेटिव होगा और दूसरे वाले से जो फ्लक्स पास होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो पहले वाले से जो फ्लक्स पास हुआ वो नेगेटिव, दूसरे वाले से जो फ्लक्स पास हुआ वो पॉजिटिव। कैसे, तो यहां देखो हम लिखेंगे पहले वाले हिस्से के लिए। चीकू भाई इसके डायरेक्शन अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेटा ये एक ही सिलेंडर के हिस्से हैं, हमने आधा काट के आधे और आधे के लिए डिसाइड कर रहे हैं, आधे और आधे के लिए डिसाइड कर रहे हैं। इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डॉट ए, फ्लक्स पहला वाला। दूसरे वाले फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे चीकू भैया, ई डॉट ए, दूसरे वाले के लिए, दोनों के लिए लिखेंगे क्योंकि ई यूनिफॉर्म है। इस वाले का एरिया कितना लिखेंगे, सोचो। ठीक है, इफेक्टिव एरिया मैं लिख लेता हूं ई ए कॉस 180 डिग्री। भाई भाई भाई, तो हम यहां पे लिखेंगे ई ए कॉस 180 डिग्री। यह बात आपको समझ में आ गई। दूसरे वाले का भी लिखेंगे ई ए कॉस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे 0 डिग्री पे होगी और इससे 180 डिग्री पे होगी, तो ई ए कॉस 180 डिग्री, ई ए कॉस 0 डिग्री। समझ में आया भाई, ई ए कॉस 180 डिग्री, तो ये आ गया माइनस ई ए, इसका आ गया फ्लक्स 1, दूसरे वाले का फ्लक्स 2 आ गया ई ए। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 इज इक्वल्स टू 0। सॉर्टेड भाई, क्यों, क्योंकि इसका माइनस ई है, इसका प्लस ई है, नेट फ्लक्स 0 आ गया भाई, मतलब दोनों से पास होने वाला फ्लक्स क्या आ गया, 0। तो भैया जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी होगी उससे तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स इधर से एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स उधर से निकल रहा है, इसका इधर का नेगेटिव उधर आधे का पॉजिटिव। क्लियर, तो क्या कभी भी किसी क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स पास होता ही नहीं है क्या, मतलब अगर मैं यहां पर एक कोन रख दूंगा और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी तो इस कोन से फ्लक्स कितना पास होगा, 0 पास होगा। अच्छा, मतलब अगर मैंने यहां पर ये एक सिलेंडर रख दिया, इधर से कुछ फ्लक्स आया तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, 0 पास होगा। अच्छा, मतलब मैंने यहां पर एक हेमिस्फीयर रख दिया, इधर से फ्लक्स आया, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है, देखो हेमिस्फीयर पूरा सॉलिड है, इधर से कोई फ्लक्स आया, इससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक लाइन आई, क्या इससे कुछ फ्लक्स पास होगा, नहीं, कोई भी फ्लक्स इससे पास हो ही नहीं सकता। इससे जो फ्लक्स पास होगा उसे क्या बोलेंगे, 0। समझ में आया, तो क्लोज्ड बॉडी से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा। कितना फ्लक्स हो रहा है, 0 फ्लक्स पास हो रहा है। अच्छा, अब ये तो बड़े कष्ट की बात हो गई चीकू भैया। सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। हेमिस्फियरिकल है, हेमिस्फीयर है, सरफेस इसका इतना है, रेडियस इसका r है, ये इस तरह से हेमिस्फीयर है, ऐसे रखा है, होलो हेमिस्फीयर है भाई। ठीक है, होलो हेमिस्फीयर, ढक्कन है, ठीक, तो इसे ऐसे रख दिया है इस तरह से, ठीक, ऐसे देख लो आप लोग, इसे ऐसे रख दिया यहां। अब यहां से ये आ रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फ्लक्स पास होगा, इसकी रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, तुम खुद देख लो इसका कौन सा शेप दिखता है, इधर से भी देख लो कौन सा शेप दिखता है, तुम्हें बताना आंसर, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम्हें आंसर बताना बस। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम क्लोज बॉडी, तो हमें पता है कि जब भी कोई क्लोज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उससे जो फ्लक्स पास होगा वो जीरो पास होगा। पर चीकू भैया डाउट मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फ्लक्स पास होता है, डाउट मेरे दिमाग में यह आ रहा है चीकू भैया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फ्लक्स पास होता है, जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और फ्लक्स इधर से इंटर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इंटर हुई और इधर हो गई, तो जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स पास होता है, इधर से इंटर होकर इस तरफ फ्लक्स निकल रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्लक्स तो पास हुआ? आप क्यों बोल रहे हो जीरो फ्लक्स पास हुआ? बार बार आप क्यों बोलते हो जीरो फ्लक्स पास हुआ, है ना? तो फ्लक्स तो पास होता दिख रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो इसमें जीरो कैसे हुआ? मैं बताता हूं कैसे। ध्यान से देखो बेटा कि जब भी इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब सपोज यहां से कोई एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के इस तरफ गई है, ठीक है, तो हमें लगता है कि भाई ये देखो वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वाह यार मस्त है, और ये यहां से निकल के इस तरफ से उस तरफ चली गई है। पर एक्चुअल में अगर मैं इस पूरे सरफेस को, ये तो पूरे वॉल्यूम था ना, इसे ओपन करके देखूं, एक्चुअल में जब मैं इसे ओपन करके देखूंगा तो देखना जरा, ओपन कर दिया मैंने इस एरिया को, तो तुम खुद देखोगे कि क्या हो रहा है। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ से एंटर हुई है और इससे पास होके उसी तरफ वापस निकल गई है। क्या यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है? तो एक क्लोज बॉडी से एक तरफ से दूसरे तरफ होने का मतलब यह होता है कि इधर से एंटर हुई, ऐसे घूम के इसी तरफ वापस आ गई। तो क्या कोई फ्लक्स इस तरफ से उस तरफ पास हुआ? नहीं हुआ। समझे बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ से उस तरफ जाते हुए दिख रही क्लोज बॉडी से, पर एक्चुअल उसका क्या मतलब हो रहा है सरफेस के लिए कि इधर से एंटर हुई, घूम के वापस इधर ही निकल गई। मतलब एक सरफेस के लिए इस तरफ से उस तरफ कोई भी लाइन नहीं गई, इसलिए क्लोज बॉडी से फ्लक्स क्या हो रहा है? जीरो पास हो रहा है। समझ गए? सॉर्टेड हो गया। आगे देखते हैं कि भैया अगर फ्लक्स जीरो है तो सारी क्लोज बॉडी बड़ी दुखी हो जाएंगी कि भाई हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, हमारे तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, हमसे तो कभी फ्लक्स पास होगा ही नहीं। तो सारी क्लोज बॉडी इकट्ठी हुई, हमारा नेता कैसा हो? स्क्वायर क्यूब भैया जैसा हो। तो क्यूब भैया ने सारी क्लोज बॉडीज को इकट्ठा करा कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, देखो कौन कौन आया, सर्कल, स्फीयर, क्यूब सब आए। इन लोगों ने बोला कि हाँ चलो हम आंदोलन करेंगे, हमें हमारा हक चाहिए, हमसे भी फ्लक्स पास होना चाहिए। क्या हो रहा है अर्ची को ऐसा? तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि चलो लेट्स गो टू गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें बोला यार गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पास चलते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ बातें करेंगे, उनसे हम कुछ ना कुछ इंसाफ मांगेंगे कि हमसे फ्लक्स पास क्यों नहीं होता। ठीक, तो ये सब इकट्ठे होकर गए गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पास। कौन है गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, तो ये यहां पर से गए गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पास। वहां पे गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने इनको बोला कि हाँ भाई मैं तुम्हारी समस्या का सारा समाधान करता हूं, तुम मुझे बताओ क्या समस्या है। सारी क्लोज बॉडी ने रोते हुए बताया कि भैया हमारे पास समस्या यह है कि हमसे कोई फ्लक्स पास ही नहीं होता, छोटी छोटी सरफेस से फ्लक्स पास हो जाता है, हम क्लोज बॉडी से हमेशा फ्लक्स पास जीरो ही होता है, जितना इंटर हो रहा है उतना ही वापस निकल जा रहा है, हमारा फ्लक्स जीरो ही रह जाता है। भगवान ने बोला, इलेक्ट्रिसिटी वाले ने, ऑर्डिनसन थॉर ने, कि भाई तुम्हें अगर अपने आप से फ्लक्स पास कराना है तो तुम किसी और की फील्ड लाइन में जब भी बैठोगे पास नहीं होगा। मतलब कहीं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और क्लोज्ड बॉडी उसके अंदर बैठ गई तो कभी भी इस क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन इंटर होगी उतनी वापस बाहर निकल जाएंगी। अगर एक क्लोज्ड बॉडी को अपने आप से फ्लक्स पास कराना है, मतलब अगर इन क्लोज्ड बॉडीज को अपने आप से फ्लक्स पास कराना है तो ये क्लोज्ड बॉडी को अपने अंदर एक ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो खुद फ्लक्स बनाती हो। तो क्लोज बॉडी ने बहुत दिमाग लगाया भगवान की बात को समझने के लिए। तो क्लोज बॉडीज के दिमाग में एक बात है कि फ्लक्स तो कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन बनाता है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब अगर ये क्लोज बॉडीज ने अपने अंदर एक चार्ज धारण कर लिया
तो वो चार्ज अपनी फील्ड पैदा करेगा और वो फील्ड पैदा होकर इनसे बाहर जाएगी, तो वो इनका फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि वो फील्ड इनसे पास होके ही तो बाहर जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो एक क्लोज्ड बॉडी से हमेशा फ्लक्स तब पास होगा जब ये अपने अंदर कोई चार्ज रख लेंगे। अभी जितनी भी बात यहां पर हो रही थी, ये बात कोई एक इंसान वहां पर खड़े होकर सुन रहा था। क्या तुम्हें कोई दिख रहा है सुनते हुए? दिख रहा है ना? तो ये इंसान जो बात सुन रहा था, इस इंसान ने क्या करा, इस इंसान ने जो बात सुनी उसको सीधा की सीधा जा करके कहीं पे चेप दिया और उस चीज को बोल दिया गॉस लॉ। इतनी सिंपल सी बात थी कि क्लोज बॉडी से फ्लक्स पास नहीं होता, पर क्लोज बॉडी से फ्लक्स कब पास होगा? क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स पास नहीं होता, पर क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स कब पास होगा? जब वो अपने अंदर क्या स्टोर कर लेंगी? एक चार्ज स्टोर कर लेंगी। ठीक है, ओके। तो यही बात उस इंसान ने सुनी और उसने जाकर के फ्लक्स को, ये वाले जो भी स्टेटमेंट था, इसको अपने नाम से लॉन्च कर दिया और बोल दिया ये है गॉस लॉ। ओके, तो भैया उस चीज को पढ़ते हैं गॉस लॉ के नाम से। अब देखिए, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज बॉडी अगर ऐसे है तो इस कोन से कितना फ्लक्स पास होगा? 0। सॉर्टेड है भैया। फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सॉलिड सिलेंडर, यहां पर एक सॉलिड सिलेंडर है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा? जल्दी बताइए, कितना फ्लक्स पास होगा? 0। हमेशा फ्लक्स क्या पास होगा? 0। एक और सवाल आप लोगों के लिए, पढ़िए जल्दी से। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन अ स्फीयर कंटेनिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है इन सब में से? फ्लक्स इज एंटरिंग द स्फीयर, फ्लक्स इज इमर्जिंग फ्रॉम द स्फीयर, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग द स्फीयर इज सेम, द वाटर डज नॉट अलाउ द फ्लक्स टू एंटर द स्फीयर। बड़ा ध्यान से सुनो, ये फ्लक्स के अंदर कुछ वाटर भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? मतलब इस फ्लक्स के अंदर नेट चार्ज क्या है? 0। इस फ्लक्स के अंदर नेट चार्ज क्या है? 0। तो ये फ्लक्स को पैदा करेगा बाहर की तरफ और ये क्यू चार्ज को अंदर बुलाएगा। मतलब प्लस क्यू चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन बाहर भेजेगा, माइनस क्यू लाइन, माइनस क्यू चार्ज उतनी ही लाइन को अंदर बुला लेगा। तो जितनी लाइन बाहर गई उतनी ही लाइन अंदर आ गई, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स इंटरिंग एंड अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीविंग द स्फीयर इज सेम। हाँ या ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। ओके भाई, बिल्कुल क्लियर, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। तस्वीर देख लीजिए एक बार। ओके, चलिए अब समझते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? गॉस लॉ का स्टेटमेंट था, इफ वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो इसने बोला गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस अराउंड अ चार्ज, मतलब एक चार्ज है, इसके अराउंड एक सरफेस ड्रॉ कर दी। ठीक है, मतलब सरफेस के अंदर चार्ज इमेजिन नहीं कर रहे हैं, चार्ज के अगल बगल सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के बता रहा भाई। तो इफ वी ड्रॉ अ सरफेस, गॉसियन सरफेस अराउंड अ चार्ज, द फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द सरफेस इज गोइंग टू बी, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, इस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस इज गोइंग टू बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ई डॉट डी एस लिखेंगे। गॉस ने बहुत स्टाइल बताई, ई डॉट डी एस लिखेंगे। इसने बोला यहां ऐसा लिखा दो, हमने पूछा ये ऐसा क्यों लगवा रहा है भाई? इसने बोला कि यार क्लोज्ड सरफेस है ना, ये गॉसियन सरफेस कैसी सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस, इसलिए अपन ने गोला बना दिया ताकि क्लोज्ड सरफेस लगे। बहुत बदमाश था गॉस, इसने ये सब करवा दिया। ठीक, अब यहां पर मजाक में बोल रहा हूं है ना, यहां पे देखिए फ्लक्स है इज इक्वल्स टू ऐसे। अब यहां पर कितना फ्लक्स पास होगा पहले ही पता है कि इसके अंदर एक क्लोज बॉडी से बाहर की फील्ड लाइन से तो पास हो ही नहीं सकता, उतना ही फ्लक्स पास होगा जितना ये पैदा कर रहा है। एक क्यू चार्ज कितना फ्लक्स पैदा करेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसने बोल दिया क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जितना चार्ज इसके अंदर बंद है उतना ही फ्लक्स इस क्लोज्ड बॉडी से पास करेगा, मतलब एक गॉसियन सरफेस से उतना ही फ्लक्स पास करेगा। जो भी फ्लक्स पास करेगा इट विल बी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो
कितनी सिंपल सी चीज को इसने अपनी डेफिनेशन में लिख दिया यहां पर। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? सेम टू सेम बात क्लियर है भैया? एकदम सॉर्टेड हो गया, ओके है। चलो अब इसके ऊपर हम और तरह तरह के सवाल देखते हैं। यहां पे देखो 2 होलो स्फीयर है, एक का रेडियस 10, एक का रेडियस 20। तो यहां पे देखते हैं भैया, हमारे पास एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है, इसके बगल में एक 10 का है और एक 20 का है, छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर, ठीक है। तो यहां देखिए ए और बी, 10 और 20 इनक्लोज्ड इन अ पॉइंट चार्ज, इतना है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस, ठीक है। तो भैया यहां पे देखो कि चार्ज यहां रखा हुआ है, एक छोटी रेडियस का स्फीयर है, एक बड़ी रेडियस का स्फीयर है। तो इस छोटे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा? सिंपल सी बात, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज कितना बंद है उसके अंदर उस पर डिपेंड करता है। बड़े स्फीयर से कितना पास होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो छोटे से भी उतना ही पास कर रहा है, बड़े से भी उतना ही पास कर रहा है, दोनों से कितना पास करेगा? दोनों के फ्लक्स का रेशियो क्या होगा? 1:1। क्या ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई? तो दोनों स्फीयर से जो फ्लक्स पास हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब 1:1 रेशियो है, ठीक। मतलब दोनों से बराबर फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि जो लाइन इससे निकल के जा रही है वो उससे निकल के जा रही है। यहां पे 100 स्फीयर एक के ऊपर एक लगा दो, सबसे एक ही फ्लक्स पास होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉर्टेड है। चलो अब यहां देखिए भैया, फ्लक्स इंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस। तो फ्लक्स इंटरिंग कितना है? 5 × 10⁵। लीविंग कितना है? 4 × 10⁵, ठीक। तो एक जगह फ्लक्स कितना इंटर हो रहा है, ध्यान से देखना, फ्लक्स इंटरिंग माइनस फ्लक्स लीविंग, तो कितना फ्लक्स का डिफरेंस है? तो इंटर कितना हो रहा है भाई? 5 × 10⁵ माइनस 4 × 10⁵। ओके भैया, तो फ्लक्स का डिफरेंस आ गया 1 × 10⁵, ठीक है। क्लियर? मतलब 5 आया और 4 गया, मतलब कुछ फ्लक्स अंदर किसी ने खा लिया, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर किसी ने खा ली, मतलब अंदर एक चार्ज बैठा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खा रहा है ना। तो फ्लक्स इंटरिंग ज्यादा है, लीविंग कम है, तो इंटरिंग ज्यादा हुआ, लीव कम हुआ, मतलब किसी ने कुछ खा लिया, मतलब अंदर एक नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है। अब वो चार्ज जो बैठा हुआ है वो कितना है? जो अंदर चार्ज बैठा हुआ है वो चार्ज कितना है? वो चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो Q का चार्ज है, उसने जो उसका फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वो फ्लक्स किसके बराबर होगा? जितना उसने खाया उसके बराबर, वो होगा 10⁵। सॉर्टेड भैया। एप्सिलॉन नॉट को 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा जगमगाता हुआ। क्लियर है? चार्ज हमारा होगा नेगेटिव। सॉर्टेड, हर एक प्राणी को बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड हो गया भाई। चलो एक और आखिरी सवाल, ये सवाल है, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ गॉसियन सरफेस देन सरफेस विल कंटेन। समझ रहे हो? फ्लक्स बाहर आ रहा है, एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, चार्ज कुछ नहीं होगा। आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर? जल्दी से। और ये सेम सवाल जो मैंने अभी सॉल्व करा, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, होमवर्क क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन अभी सॉल्व करा है, देखो 200 लाइन जा रही है, 400 लाइन निकल रही है। ये भी कमेंट करके आपको बताना है कितना चार्ज है इसके अंदर। ओके जनता, तो यही था। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।